हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम 2015 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये पीपीटी बनाने में जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, इसको टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा हुआ है ना। करीब 2.5 घंटे का टाइम मुझे सिर्फ 20 क्वेश्चन को बनाने में लग गया। और अगर मैं इसमें इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी डालता ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, वो नहीं हो पाता है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा सा इसको आप समझते चलो, क्वेश्चन आपको हिंदी में ही मिलेंगे। बाकी इसका जो मतलब है वो मैं आपको इंग्लिश में भी बताते जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में डालने के लिए पहली बात तो स्पेस नहीं थी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था। और ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास 2015 का पेपर नहीं है। पेपर तो है लेकिन वो दोनों मीडियम का नहीं है कि उसमें एक तरफ हिंदी में हो और एक तरफ इंग्लिश में हो। तो इस वजह से हमने पहले पूरा पेपर ये टाइप किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप डाउट सेशन में पूछ लेना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है, परिमाप होगा। यानी बोला गया है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल है, ठीक है, वो कितना है, 4√2 सेंटीमीटर का है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी समझते जाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी समझो। ठीक है, तो देखो विकर्ण की माप दी गई है। विकर्ण कितना दिया गया है? विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल दिया गया है हमें कितना, 4√2 सेंटीमीटर का। और हमें इसका परिमाप बताना है। परिमाप हमें पता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुणा में भुजा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक वर्ग की भुजा को पता करना होगा। अब हम भुजा कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है निकालना। देखो डायगोनल बराबर दिया गया है 4√2। हमें डायगोनल का सूत्र पता है। डायगोनल यानी कि विकर्ण। विकर्ण का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? देखो विकर्ण बराबर होता है √2a। विकर्ण बराबर क्या होता है? √2a होता है। ठीक है, अब विकर्ण दिया गया है 4√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2a आ जाएगा। ठीक है, विकर्ण की जगह पे हमें कितना दिया गया था? 4√2 दिया गया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, इस √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचा? 4 बराबर बचा a। यानी कि भुजा, जो भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। ए कहलाती है हमारी भुजा। भुजा बराबर ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारी भुजा है वो निकल आई। अब हमें परिमाप बताना था। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणा में भुजा होता है। तो हो जाएगा 4 गुणा में भुजा कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर है, जो कि हमने यहाँ से फाइंड की है। गुणा में रख देंगे 4। 4 और 4 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 16। ठीक है, यानी जो वर्ग का परिमाप है वो कितने सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, भुजा को बोलते हैं साइड, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है a बटे बी और इसकी जो पावर है, घात है, वो 0 है। इसका मान क्या होगा? देखो कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घात अगर 0 हो तो मान क्या होगा? उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। तो इसकी भी घात 0 है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? ये क्वेश्चन को काफी बार करा चुका हूं। इनमें से जो व्यंजक दिए गए हैं उनमें बहुपद कौन नहीं है? ए वाला भी बहुपद है, ए वाला भी बहुपद है, ए वाला भी बहुपद है। ए वाला बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर कहीं पे भी जो x है ना, वो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, या अंडर रूट के अंदर बाई लिखा हुआ है, या एबीसीडी का कोई भी अक्षर लिखा हो, अगर वो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्स बाई या एबीसीडी का कोई भी अक्षर ऐसे बहुपद के अंदर लिखा हो, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो ये तो बहुपद हो जाएगा क्योंकि इससे बाहर एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेला एक्स लिखा हो, उसके ऊपर कोई भी घात ना हो, तो फिर वो हमारा बहुपद नहीं होता है।
तो सी ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, इसलिए जो सी ऑप्शन होगा वो बहुपद नहीं होगा। ओके, तो समझ में आ गया ना क्यों नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अपरिमेय संख्या है, इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखिए जो पाई बाई 3 है ना, पाई बटे में 3, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि इसका जो मान है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, इसका मान हमेशा बढ़ता जाता है। तो जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, पाई बटे 3 होगी। एंड यहाँ पे जो जीरो दिया गया है ना, जीरो परिमेय संख्या होती है, इसको याद रखना, जीरो क्या होती है, परिमेय होती है। परिमेय संख्या कहलाती क्या है, जिन संख्याओं को अपन बटे के रूप में लिख पाए, जैसे कि अपन जीरो को एक, जीरो बटे एक, जीरो बटे दो लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला है, एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कैसे करेंगे इसको, पहले वो पूर्व की ओर गया कितने मीटर, 5 मीटर, उत्तर की ओर गया 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो पूर्व की ओर गया कितना, 12 मीटर गया। तो उसका प्रारंभिक बिंदु से बताना है कि जो इसका ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो और इसको सी दे दो। ये जो प्रारंभिक बिंदु है इससे ये कितना दूर है, अभी ये सी पे है। दिशाएं ऐसी होती हैं कुछ, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है और ये वेस्ट कहलाता है। पूरा दिया गया है, देखो पहले वो ए से लेके बी तक, यानी कि नॉर्थ में दिशा में कितना गया, उत्तर में 5 मीटर गया, तो ये हो गया 5 मीटर। इसके बाद फिर वो पूर्व दिशा में गया 12 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 12 मीटर। अब हमें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु ए है और इसका सी है, वो अभी सी पर है, तो इसकी दूरी बतानी है। इसकी दूरी हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, जो ये लाइन है ना, ये इसकी दूरी बताएगी, ऐसे जोड़ के नहीं बताएंगे, है ना, उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है। अब देखो आप, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, AC का वर्ग आएगा AB के वर्ग के, ठीक है, और BC के वर्ग के, इस तरीके से आएगा। AC कितना है, AC तो हमें पता करना है, तो इसका स्क्वायर रहेगा। AB का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग, और BC का वर्ग हो जाएगा 12 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 169। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम बनती होगी, ठीक है। यहाँ से जो AC की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर 169, और जो 169 होता है वो हमारा 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 13। क्लियर, AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो भाई प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 13 मीटर पे है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकालना था। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि x अनुपात 8 और यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है, समानुपात 5:4 बराबर 4 है, तो x का मान होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार मैं यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ। x अनुपात है 8, फिर है समानुपात, फिर है 5:4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। देखो क्या करते हैं, जो पहले लिखा रहता है इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बीच में ये समानुपात का चिन्ह रहता है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपात। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू है वो हमें पता करनी है। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई में d बराबर होता है b मल्टीप्लाई में c के। यानी कि अगर a का मल्टीप्लाई आप d के साथ करो तो बराबर होगा b मल्टीप्लाई c के। a की जगह पे हमारा x और d की जगह पे है कितना, 4 है ना, d की जगह पे 4, ओके, इक्वल b की जगह पे है 8 और c की जगह पे कितना है, 5 है। इसमें आपको सीधा ABCD दे देना है, इसमें ये सोचना नहीं है कि किसको ए देना है किसको बी। जैसा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, उसमें चारों को ABCD दे देना है, ठीक है, क्रम से। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब 4 का x के साथ गुणा हुआ तो 4x आ गया, और यहाँ पे 8 का 5 के साथ गुणा हुआ तो 40 आ गया। अब हमें इक्वेशन मिल गई है 4x बराबर 40। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 40/4, यानी कि 40 में 4 का भाग करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और देखिए हमें यहाँ पे x का मान ही बताना था, x की जो वैल्यू है वो ही हमें यहाँ पे बतानी थी।
तो x का हमारा मान कितना आ गया, 10 आ गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड अगर आप इसमें डिटेल में पढ़ना चाहोगे इसको तो अपन क्लास में भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब है अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों जो कोण हैं, एंगल्स हैं, उनका सम कितना होता है। तो उसका बेसिक सी बात है, उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसको याद रख लेना। ये जो चार कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 360। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 121/196 का वर्गमूल है 121/196। वर्गमूल निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, 121/196 को लिखेंगे रूट के अंदर, है ना। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आपको 1 से लेके 20 तक के जो वर्ग हैं वो याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के जो घन है, ठीक है, घनमूल, ये याद होने चाहिए। अब आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि 121 है वो 11 का होता है और 196 14 का होता है। ठीक है, अब नहीं पता तो इसको आप एलसीएम करके भी निकाल सकते हो। ऐसे 121 को 11 से कटेगा, 11 आएगा, 11 से कटेगा 1 आएगा, इन दोनों के जोड़े बन जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। तो 121/196 जो वर्गमूल होता है वो 11/14 का होता है। ये जो यहाँ पे दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 121/196 किसका वर्गमूल है, 11/14 का। 121 है 11 का और 196 है 14 का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन मैथ के क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सारे ऑप्शन वगैरह नहीं अच्छे से लिखे गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x बराबर 5/4 ब्रैकेट के अंदर है x + 10 का हल है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। एंड चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है x बराबर में है 5/4 और यहाँ पे है x प्लस में 10, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 4 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 4x हो गया, बहुत बढ़िया। 5 का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5x हो गया, और 5 का 10 के साथ हुआ तो 50 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो, इस 5x को लाएंगे इस तरफ तो हो जाएगा 4x माइनस का 5x, और बराबर में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, इस 5x को हम 4x की तरफ लाए हैं। 5x में से 4x चला जाएगा तो बचेगा माइनस का x, और बराबर में बचेगा 50। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50। या आप ऐसे ही समझ सकते हो कि इसमें पूरे में माइनस से गुणा कर दिया, तो माइनस से गुणा करेंगे तो x तो हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 50 आई है। और ए ऑप्शन में आप देख सकते हो, ए ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया था। तो इस समीकरण का जो हल होगा, x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 50 होगी। अगला क्वेश्चन है 100 की घात 0 का मान है। देखो मैंने पहले भी बताया था, जहां पे भी घात 0 उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जहां पे भी मान 0 घात 0 होगी, मान कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 7744 का मान है, इस 7744 का मान बताना है। चलो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें एलसीएम करना है। ठीक है, अब लास्ट में 4 है तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 3 6, 17 हो गया, 2 8 16, 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4। अभी भी इकाई अंक 2 है तो 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, ओके। अभी भी 6 है तो 2 से फिर कटेगा, 2 नाम 18 तो ये 13 हो गया, 2 6 12 तो ये 16 हो गया, 2 8 2 8 16। ठीक है, 2 से काटेंगे फिर से, 4 आएगा, 16 हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, और 8 में 4 बार जाएगा। फिर से काटेंगे तो 2 4 और 2 242 आएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 1 2 1 121 आएगा। अब लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, तो 121 कटता है 11 से। ठीक है, 121 कितने से कटता है, 11 से कटता है, तो ये भी 11 से कट जाएगा। अब इसमें हम जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, इन 2 का एक जोड़ा बनेगा, और इस 11 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है,
अब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 11 के साथ करेंगे तो 88 आएगा। कितना आएगा? 88 आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्गमूल निकालता तो बनता ही होगा, कैसे जोड़े बनाते हैं वो तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 88 हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर होगा। देखो एक घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इसमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6a², ठीक है, जहाँ पे ये क्या होती है? भुजा होती है। अब भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा 6 गुणा में ए की जगह पे 12 और इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 144। बिल्कुल पता होना चाहिए तभी आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे तो 6 का 4 के साथ हुआ तो 24 आया, ये भी 24 आएगा, 2 कैरी का जुड़ेगा तो 26 हो गया, 6 कम 6 और 2 कैरी का तो 8, ठीक है। क्या आएगा गुणा करने पे? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये फॉर्मूला था पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, इसमें हमने सिर्फ मान रखा है, ए की वैल्यू रखी है और जो आंसर है वो आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल होता है कुछ आधा, ठीक है, इसका कोण कितना होता है? आपने देखा होगा ऐसा हमारा प्रोटेक्टर भी रहता है, ठीक है, और उसमें ऐसे एंगल रहते हैं 10 20 30, जिससे हम एंगल नापते हैं, कोण मापते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं। वो भी ऐसा ही रहता है और उसमें जो टोटल कोण होते हैं वो कितने डिग्री तक के होते हैं? 180 डिग्री तक का होता है। आप चेक करना आपके पास अगर प्रोटेक्टर हो तो उसमें सबसे लास्ट में यहाँ पे 180 डिग्री का कोण होता है और ये हमारा अर्धवृत्त ही होता है। वो हमारा क्या होता है? एक अर्धवृत्त ही होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 को क्या बोलते हैं? 180 को बोलते हैं सरल कोण। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x² + 7x + 12 के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड बताने हैं। चलो लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब गुणनखंड करना मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसको 7 को कैसे तोड़ेंगे? तो देखो अपन 7 को तोड़ सकते हैं 3x और 4x में। इसमें तोड़ सकते हैं 3x और 4x में। 3x और 4x जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 7x। और ये तोड़ते कैसे हैं इसको मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, तो उसको जरूर सुन देख लेना। 3x और 4x जुड़ जाएगा तो 7x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अपन इन दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से कुछ लेंगे, यानी कि 3x² + 3x में से और 4x + 12 में से। इन दोनों में से मिल रहा है x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x + 3, ठीक है। और इन दोनों में से मिल रहा है 4 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x + 3, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया, ये 12 था तो यहाँ पे क्या बचा? 3 बचेगा, है ना। और अगर आप इसका वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यही मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x + 3 दो बार है तो एक बार x + 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, x + 3 और x + 4। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। तो आप देखिए सी ऑप्शन में x + 4 और x + 3, यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो सी ऑप्शन में दिए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गुणनखंड के क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है भिन्न विषम होता है जब। भिन्न विषम कब होता है? जब जैसे कि मान लो 12/5 है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, है ना। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब आपका अंश बड़ा होता है, जब अंश कैसा होता है? बड़ा होता है, किससे? हर से, तब इसको विषम भिन्न बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन में आपको दिया गया है अंश बड़ा है किससे? हर से। देखो इस चिन्ह का जिस तरफ मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। यहाँ पे आप देखो इसका अंश की तरफ मुंह खुला हुआ है तो अंश बड़ा होगा और हर कैसा होगा? छोटा होगा। वही तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अंश बड़ा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए? छोटा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य नहीं है एक। शून्य क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है और परिमेय संख्या। देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेके इनफिनाइट तक होती है, यानी कि अनंत तक होती है। कहाँ से? 1 से।
और इसमें जीरो नहीं आता है, तो शून्य क्या नहीं है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, शून्य एक क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, जबकि शून्य क्या है, जीरो, जीरो उसमें नहीं आता है। इस वजह से एक है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। -16 का मान होगा, देखिए जहां पे भी इस तरीके का कोई संख्या लिखा हो, -4, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, इस रूट के चिन्ह के अगर माइनस का चिन्ह है तो वो संख्या होती है काल्पनिक। कैसी होती है वो, काल्पनिक, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। -16 का जो मान होगा वो, अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका -4 होगा, 16 का 4 होता है और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। माइनस का जो भी संख्या रहती है उसका कभी भी मान एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का लगा हुआ है तो उस संख्या का कोई भी मान है वो नहीं होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, क्या है वो, 2 है। एंड अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक चतुर्भुज के चारों कोण 1 2 3 4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण होगा। मान लेते हैं कि इसके 4 कोण हैं, 1 2 3 4। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। यहाँ पे अनुपात दिया गया है ना, इसलिए ले लिया। अब अनुपात दिया रहता है तो वहां पे अपन एक्स जरूर लगाते हैं, मैंने काफी सारे क्वेश्चनों में आपको बताया हुआ है। इन चारों के आगे क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम इन चारों को जोड़ देंगे और इक्वल में कितना रख देंगे, 360 रख देंगे। अब एक एक्स को हम एक्स भी लिख सकते हैं, तो एक्स लिख लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 2x, फिर हो जाएगा हमारा 3x और फिर हो जाएगा हमारा 4x। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हमें अगर इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। सबको जोड़ देते हैं तो 4 3 7 8 9 और 1 10x हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को जोड़ दिया, x और 2x हो गया 3x, 3 और 3 6x और 4 10x, बराबर में हो गया 360। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360 बटे में 10, 10 इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 36 डिग्री। x कितना मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, ओके। अब हमें सबसे बड़ा कोण बताना था, तो सबसे बड़ा कोण है चौथे नंबर वाला, कितना है, 4x है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कितना है, ये चौथे नंबर वाला है और कितना है, 4x है। चलिए इसमें गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4 गुणा में 36, यानी कि 4 गुणा में 36। ठीक है, गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6 6 2 6 3 18 6 चौको 24 आएगा, यहाँ पे 2 4 3 12 2 14 आएगा, 144 हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चला कि सबसे बड़ा कोण ये कौन होगा, देखो इसमें 4 से गुणा हो रहा है, तो जिस संख्या में सबसे बड़ी संख्या से गुणा होगा वही तो सबसे बड़ा कोण होगा। तो यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा था, एक्स का हमने मान रखा तो 36 गुणा में 4 किया तो कितना आ गया, 144 आ गया। और आप यहाँ पे एक्स का मान रख के सबकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट किया है, 4x का जो सबसे बड़ा कोण था उसमें x का मान रखा, हमें 144 मिल गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा कोण है वो कितना है, 144 है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे छोटी संख्या होगी। बोला गया है कि 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो 20 है, तो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो 7 क्रमिक संख्या है वो x प्लस 1। अब क्रमिक है मतलब एक अगर 11 है तो दूसरी क्या होगी, 12 होगी। तो अगर इसको x से लिखा है तो इसको x प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि 11 में एक जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से 7 संख्याएं लिख लेते हैं। अगली हो जाएगी x प्लस 2, इसके बाद अगली हो जाएगी x प्लस 3, फिर हो जाएगी x प्लस 4 और फिर हो जाएगी x प्लस 5, फिर हो जाएगी x प्लस 6। अब देखो ये टोटल 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 7 संख्याएं, यहाँ पे 7 बोला गया था ना, तो हमने 7 संख्याओं को लिख लिया है। अब इनका औसत निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत में सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, तो सभी को जोड़ देते हैं। ऐसे सबको जोड़ेंगे, एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, और इसके बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं। ठीक है, ओके।
अब हमें पता था कि औसत हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन में औसत हमें दिया गया है, औसत कितना है 20 है, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो ये 7 बटे में, तो इसका 20 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 140। ओके, यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, x है यहाँ पे 7 बार, तो हो जाएगा 7x। संख्याओं को जोड़ते हैं तो है 1 2 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 और 6 21, संख्या कितनी है 21 है। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 140 माइनस का 21 बराबर में 7x, है ना। 21 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे जो 21 था ना, इसको अपन इस तरफ लेके गए, ठीक है। 140 में से 21 गया तो कितना बचा, 119 बचा, बराबर में हो गया 7x। x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 119, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 119 और इसके बटे में आ गया 7 बराबर में x। भाग कर देंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा, ये 49 हो जाएगा, तो 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, यानी जो x का मान है वो कितना है 17 है, x का मान कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी, x थी, और इसका मान क्या है 17 है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी सॉल्व किए होंगे। तो इस तरीके से सारे जो हमारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लाइव चैट के थ्रू या फिर डाउट सेशन में पूछ सकते हो। तो क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड खूब मेहनत करिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस बार आपका सिलेक्शन है उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स है वो लेकर आओगे। तो बस आपको मेहनत करनी है और इस परीक्षा में फोड़ देना है।